देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस और ईएसडी मतलब इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम को हम कैसे इंटरफेस करते हैं, मतलब कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर पीएलसी डीसीएस की बात की जाए तो पीएलसी डीसीएस का यूज कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। तो प्लांट में या इंडस्ट्री में जहां पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रोलिंग हो रही है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, जो सब भी कंट्रोल हो रहा है उसके लिए हम पीएलसी डीसीएस का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक है यहाँ पर ईएसडी। ईएसडी का मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको। ये है इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि अचानक से कोई पैरामीटर कभी बढ़ जाए या घट जाए, तो एक सेट लिमिट से जब वो बढ़ जाएगा या सेट लिमिट के बहुत नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, उस मशीनरी में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप पावर प्लांट पे वर्क कर रहे हैं और टरबाइन का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए तो उसको उस समय पे ट्रिप करना जरूरी होता है। तो ऐसा सिस्टम क्या हो गया, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम हो गया। मतलब इमरजेंसी में हमें सिस्टम को शट डाउन करना पड़े। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम के लिए हम ईएसडी सिस्टम लगाते हैं, मतलब इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम लगाते हैं। तो दोस्तों पीएलसी डीसीएस और ईएसडी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वायरिंग का यूज करते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं का प्रेशर हाई हुआ, किसी भी जगह का प्रेशर मान लीजिए एक सेट लिमिट के ऊपर हो गया, तो क्या होगा, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो मशीन ट्रिप हो जाएगी। और उसके साथ साथ डीसीएस पर या पीएलसी पर एक फॉल्ट भी आ जाएगा, एक अलार्म भी आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फॉल्ट की वजह से या इस पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से सिस्टम शटडाउन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं, सबसे पहला है कंट्रोलर, इसके बाद आता है आईओ मॉड्यूल। यहाँ आईओ मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ, आई का मतलब हो गया इनपुट और ओ का मतलब हो गया आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स, वो आईओ मॉड्यूल्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों पीएलसी डीसीएस में मेनली 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एआई, एओ, डीआई, डीओ। एआई का मतलब होता है एनालॉग इनपुट, जो एनालॉग इनपुट सिग्नल्स के लिए यूज होता है। एओ का क्या मतलब होता है, एनालॉग आउटपुट, जो एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स के लिए यूज होता है। एनालॉग इनपुट सिग्नल का मतलब हो गया जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, आरटीडी, थर्मोकपल, इन सब के सिग्नल। एनालॉग आउटपुट सिग्नल मतलब जो कंट्रोल वाल्व के लिए सिग्नल जाता है। डीआई मतलब डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट का मतलब हो गया किसी स्विच वगैरह से जो सिग्नल आता है वो डीआई सिग्नल हो गया। और डीओ सिग्नल क्या हो गया, डिजिटल आउटपुट सिग्नल, मतलब सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए जो सिग्नल जाता है वो डीओ सिग्नल हो गया। तो इस तरह से 4 तरह के सिग्नल्स को ऑपरेट करने के लिए, 4 तरह के सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए हमें 4 अलग अलग मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला आता है ऑपरेटर स्टेशन एंड अगला आता है इंजीनियरिंग स्टेशन। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेटर स्टेशन एंड इंजीनियरिंग स्टेशन। अब इसमें पहले हम इंजीनियरिंग स्टेशन को समझते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग स्टेशन का मतलब एक तरह से ये 2 कंप्यूटर होते हैं, ऑपरेटर स्टेशन एंड इंजीनियरिंग स्टेशन। तो इंजीनियरिंग स्टेशन वो वाला कंप्यूटर है जहां से हम पीएलसी या डीसीएस में प्रोग्रामिंग डालते हैं और जहां से हम प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं या कुछ भी जो मेन फंक्शन होता है वो हम इंजीनियरिंग स्टेशन से करते हैं। और कंट्रोलिंग हम दोनों से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टेशन से भी, ऑपरेटर स्टेशन से भी। लेकिन जो प्रोग्राम चेंज होगा या जो कुछ भी चेंज करना होगा हमें वो इंजीनियरिंग स्टेशन से ही हम करेंगे। अगला है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन के लिए हम ईथरनेट वगैरह इनका यूज करते हैं। और अगला है पावर सप्लाई एंड कैबिनेट। अब पावर सप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएलसी डीसीएस में, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसमीटर्स को पावर देनी होती है और अंदर मॉड्यूल्स वगैरह को भी पावर देनी होती है। और कैबिनेट का मतलब हो गया मार्शलिंग कैबिनेट। मार्शलिंग कैबिनेट का मतलब ये समझ लीजिए आप कि ये सारे मॉड्यूल्स उसमें हो और वायरिंग जिसमें हो, पीएलसी की वायरिंग जिसमें हो, वो आपका मार्शलिंग कैबिनेट या कैबिनेट कहलाएगा। तो ये मेन कंपोनेंट है पीएलसी डीसीएस के। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एनालॉग इनपुट सिग्नल में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि कभी कभी जैसे कोई ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, तो उसकी रीडिंग में क्या होने लगता है, फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। तो उसके क्या रीजन है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला रीजन और इम्पोर्टेंट रीजन है कि लूज केबल कनेक्शन। ऐसा हो सकता है दोस्तों
जब हम किसी भी ट्रांसमीटर को यूज करते हैं या कोई भी सेंसर वगैरह फील्ड में लगा हुआ है तो उसमें टर्मिनेशन उसके लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो आप एक बार टर्मिनेशन चेक कर लें और उनको टाइट कर दें, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्राउंड लूप। इसमें क्या होता है, मल्टीपल अर्थिंग पॉइंट की वजह से नॉइज क्रिएट हो जाती है। अगला है बैड ट्रांसमीटर पावर सप्लाई, मतलब ट्रांसमीटर को जो पावर सप्लाई पहुंच रही है वो उसकी रेंज में नहीं है। मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर है, उसको 24 वोल्ट डीसी ऑपरेट कराने के लिए चाहिए, तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ 10 to 35 वोल्ट्स तक डीसी इस तरह के ऑपरेटिंग रेंज में ऑपरेट करता है। तो क्या होगा कि इसकी ऑपरेटिंग रेंज से बाहर अगर हम इसे पावर सप्लाई देंगे तब भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा रीजन होता है फ्लक्चुएशन आने का। ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि VFDs या हैवी मोटर्स की वजह से इलेक्ट्रिकल नॉइज अगर क्रिएट हो जाती है तो उसकी वजह से भी रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। दोस्तों ये भी एक बड़ा रीजन है, जो शील्ड वायर होती है वो ब्रोकन हो गई हो या दोनों तरफ हमने शील्डिंग दे दी हो। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो शील्डिंग देनी है, जो थर्ड वायर होता है ट्रांसमीटर के साथ में, वो आपको एक ही जगह कनेक्ट करना है। मेनली हम उसको ट्रांसमीटर साइड कनेक्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो शील्ड वायर होता है ना वो लूज हो जाता है थोड़ा सा, तो उस लूजिंग की वजह से भी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। एक बड़ा रीजन है मॉइस्चर इन जंक्शन बॉक्स। जो हम जेबी यूज कर रहे हैं, फील्ड में जेबी की यूज कर रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ उसमें मॉइस्चर भी आ सकता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से भी एआई सिग्नल में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि उसी से सारा का सारा सिग्नल पीएलसी पैनल में आ रहा है। सबसे पहले सिग्नल ट्रांसमीटर से जंक्शन बॉक्स में जाएगा, जंक्शन बॉक्स के बाद फिर पीएलसी पैनल में आएगा, और यहीं पर अगर मॉइस्चर होगा तो फिर रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएलसी डीसीएस में कमिशनिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला है पावर अप एंड हार्डवेयर चेक। सबसे पहले हम पावर देते हैं पीएलसी डीसीएस को एंड उसके हार्डवेयर को चेक करते हैं। अगला है आईओ मॉड्यूल एड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए आईओ मॉड्यूल अभी हमने देखा था, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं एआई, एओ, डीआईडीओ, तो उनको हम एड्रेसिंग करते हैं। एड्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि किस इनपुट मॉड्यूल पर कितने हम कनेक्शंस कर रहे हैं, या किस इनपुट मॉड्यूल पर हम कौन कौन से ट्रांसमीटर्स या सेंसर्स को ले रहे हैं, किस आउटपुट मॉड्यूल पर हम कौन कौन से कंट्रोल वाल्व को ले रहे हैं, या किस डीआई मॉड्यूल पर हम कौन कौन से स्विचेस को ले रहे हैं। तो ये एड्रेसिंग करना होता है यहाँ पर मेन। अगला है लूप चेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कमिशनिंग में। तो हॉट लूप एंड कोल्ड लूप चेक करते हैं हम। चौथा है लॉजिक टेस्टिंग, लॉजिक को टेस्ट करते हैं। पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलार्म एंड इंटरलॉक वेरिफिकेशन। अब हम अलार्म और इंटरलॉक को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर उस प्रेशर पर या उस टेम्परेचर पर अलार्म बज रहा है या नहीं बज रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कि पर्टिकुलर इतना प्रेशर जाने पर मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो रही है, या इतना प्रेशर जाने पर मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है, या लेवल के बेसिस पर भी हम इंटरलॉकिंग रख सकते हैं। तो अलार्म एंड इंटरलॉक वेरिफिकेशन हम करते हैं। और दोस्तों इसका अगला स्टेप है हैंड ओवर टू ऑपरेशन। इसके बाद ऑपरेटर्स को सिस्टम हैंड ओवर कर दिया जाता है और वो चलाकर देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताते हैं कि इस एंड पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस में ऑटो मैनुअल मोड क्या होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, ये क्या मोड होते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, ऑटो मोड जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक। मतलब इस वाले मोड में हम पीएलसी डीसीएस के थ्रू पीआईडी कंट्रोलर से ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं सारा का सारा। जैसे कंट्रोल वाल्व को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना हो गया, तो कंट्रोल वाल्व में हम एक सेट पॉइंट सेट कर देंगे कि इतने सेट पॉइंट पर मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सिस्टम ऑटो में चलता रहेगा। तो ये तो हो गया ऑटो मोड। अब एक मोड आता है मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड हम तब यूज करते हैं बेसिकली जब हमें किसी चीज को चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व ले लिया हमने, तो कंट्रोल वाल्व को अगर हम ओपन क्लोज करके चेक कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज ओपनिंग देने पर या कितने परसेंटेज कमांड देने पर वो कितने ओपन हो रहा है, तो इसको हम मैनुअल मोड में चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैनुअल मोड में
पीआईटी कंट्रोलर को डाल देंगे एंड मैनुअल मोड में डालने के बाद में हम उसमें 0% से लेके 100% तक उसका आउटपुट देंगे और फील्ड में जाकर देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व एक्चुअली उतना ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो कंट्रोल वाल्व की बात हो गई। बाकी और भी जो कंट्रोल है हम ऑटो और मैनुअल में इस तरह से चला सकते हैं। जैसे बॉयलर में फ्यूल कंट्रोल को हम ऑटो एंड मैनुअल में चला सकते हैं, ऑटो मोड में भी उसको चला सकते हैं या मैनुअल मोड में भी हम आरपीएम दे सकते हैं कि इतने % आरपीएम जाना चाहिए। तो ये ऑपरेटर्स अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनको चलाते हैं। ज्यादातर तो ऑटो मोड में ही चलता है, लेकिन कभी कभी हम सिस्टम को मैनुअल मोड में भी चलाते हैं। चेकिंग का क्या पर्पज होता है? देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में लूप चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूप चेकिंग का मतलब ये होता है कि ये वेरीफाई करना कि पूरे लूप में सिग्नल सही से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके पर्पज की बात की जाए दोस्तों, तो लूप चेकिंग का पर्पज होता है सबसे पहले वायरिंग को चेक करना, मतलब वायरिंग सही से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। इसके बाद ट्रांसमीटर्स को चेक करना, जितने भी ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा पीएलसी डीसीएस के इनपुट आउटपुट्स चेक करना। इनपुट आउटपुट को हम आईओज भी बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट सही से कनेक्टेड है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों सिग्नल रेंज वेरीफाई करना। अब सिग्नल रेंज वेरीफाई में हम ये देखते हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर की स्केलिंग सही से हो रखी है या नहीं हो रखी है। एंड कंट्रोल वाल्व को चेक करना। कंट्रोल वाल्व्स को ऑपरेट करके चेक करना कि वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जो लूप चेकिंग होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है कोल्ड लूप चेकिंग और दूसरी होती है हॉट लूप चेकिंग। दोस्तों, जो कोल्ड लूप चेकिंग होती है वो विदाउट पावर सप्लाई की जाती है और जो हॉट लूप चेकिंग होती है वो पावर सप्लाई देकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर एक्चुएटर्स की बात की जाए दोस्तों, तो एक्चुएटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूमेटिक, एक हाइड्रोलिक और एक इलेक्ट्रिक। दोस्तों, न्यूमेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए हम एक कंप्रेसर और एक ड्रायर का यूज करते हैं, जिससे कंप्रेस्ड एयर मिलती है और वाल्व ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स की। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स का यूज किया जाता है वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए, मतलब उसको ओपन क्लोज करने के लिए हम एक मोटर का यूज करते हैं, जैसे कि एमओवी जो होते हैं, मोटराइज्ड वाल्व्स यूज होते हैं, वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स होते हैं। अब बात आती है हाइड्रोलिक एक्चुएटर की। हाइड्रोलिक का मतलब होता है दोस्तों ऑयल। तो ऐसे एक्चुएटर्स जो ऑयल प्रेशर से ऑपरेट होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। जो ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं वो हैवी ड्यूटी वाल्व में यूज होते हैं, जहां हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड है। दोस्तों, कंट्रोल वाल्व में कैविटेशन क्यों होती है? देखिए दोस्तों, कैविटेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई वाल्व मान लीजिए लाइन में लगा हुआ है और इसके अक्रॉस प्रेशर कम हो जाता है, तो इसके अक्रॉस जब प्रेशर कम होता है ना, तो यहाँ पर एयर बबल्स बन जाते हैं अंदर छोटे छोटे। अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये एयर बबल्स जो बनेंगे छोटे छोटे, अंदर एयर बबल्स जो बनेंगे वो फट जाते हैं। जब एयर बबल्स फटते हैं तो एक नॉइज की आवाज आती है, ठीक है। और इन एयर बबल के फटने से जो इंटरनल पार्ट्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। मेन पार्ट्स क्या होते हैं वाल्व के? प्लग होता है और सीट एंड बॉडी, ठीक है। अब प्लग क्या होगा, प्लग ऑपरेट होगा, ऊपर नीचे ऑपरेट होगा, वाल्व ओपन क्लोज होगा, तो ये डैमेज हो सकता है कैविटेशन की वजह से। सीट वो पार्ट होता है जहां पर प्लग जाकर बैठता है, जिससे कि कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। सीट डैमेज हो सकती है कैविटेशन की वजह से और इंटरनल बॉडी डैमेज हो सकती है कैविटेशन की वजह से। अब कैविटेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कैविटेशन हो रहा है? तो उसमें नॉइज आने लगेगी। मान लीजिए वाल्व किसी लाइन में लगा हुआ है तो उसमें नॉइज आने लगेगी, वाइब्रेशन होने लगेगा और ये इरोड हो जाएंगे। इरोड का मतलब है कि अंदर से घिस जाना, कट जाना। तो ये पार्ट्स अगर जल्दी जल्दी डैमेज हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें कैविटेशन हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलसी डीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता भी होना चाहिए।
वो ये है दोस्तों कि पीएलसी डीसीएस सिस्टम में रिडंडेंसी क्यों जरूरी होती है। अब रिडंडेंसी को अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है बैकअप सिस्टम। मतलब पीएलसी डीसीएस में हम एक बैकअप सिस्टम भी रखेंगे, तो क्या होगा, अगर एक कंट्रोलर फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रोलर पर लोड चला जाता है, जिससे कि प्लांट स्मूथली रन करने लगता है। दोस्तों रिडंडेंसी को हम बेसिकली कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉजिक या 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, तो ये भी रिडंडेंसी में ही आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि स्काडा सिस्टम का क्या यूज होता है। दोस्तों अगर स्काडा की बात की जाए तो स्काडा की फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए दोस्तों, स्काडा एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे प्लांट को हम रिमोटली मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक ये स्क्रीन है, आप भी जिस इंडस्ट्री में काम करते होंगे वहां पर इस तरह की स्क्रीन लगी रहती होगी, इसको हम स्काडा बोलते हैं। तो इस स्काडा स्क्रीन पर पूरे प्लांट का लेआउट रहता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो रियल टाइम में कितना चल रहा है। इसके अलावा किसी कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है आपको, किसी मोटर को ऑपरेट करना है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको बार बार फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से सारा सिस्टम इनके सामने आ जाता है और पता चल जाता है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई पैरामीटर कम ज्यादा हो रहा है तो उसका अलार्म आ जाता है। ठीक, तब जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। इसके अलावा यहां से सिस्टम को ट्रिप भी किया जा सकता है, तो सिस्टम ट्रिप भी हो जाता है, सिस्टम की सेफ्टी भी बनी रहती है, अलार्म भी इनको पता चलता रहता है, बार बार कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह से सेंट्रल कंट्रोलिंग हो जाती है। तो स्काडा बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।